Hello students, this is part 2 of second chapter of 7th class nutrition in animals। तो इस वीडियो में हम डाइजेशन टॉपिक के बारे में स्टडी करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। डाइजेशन क्या है? ये एक प्रोसेस है जिसके थ्रू एनिमल्स कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस को सिंपलर फॉर्म में ब्रेक डाउन करते हैं। और ब्रेक डाउन करना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंसेस होते हैं उनको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाती, तो उनको सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करना ज़रूरी है ताकि हमारी बॉडी उनको एब्जॉर्ब कर पाए। ये एंड प्रोडक्ट हैं डाइजेशन के। कार्बोहाइड्रेट्स है उसको डाइजेशन के थ्रू सिंपलर शुगर में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। सिमिलरली प्रोटीन्स को अमीनो एसिड्स में, फैट्स को फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। तो डाइजेशन क्लियर है सभी को? तो इस वीडियो में हम डाइजेशन जिस चैप्टर में ह्यूमन बींग्स, ग्रास ईटिंग एनिमल्स और अमीबा की डाइजेशन के बारे में पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट द डाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। तो जो ह्यूमन बींग्स होते हैं उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दो चीज़ों से मिलके बना होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल, दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। टुगेदर दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड इन द ह्यूमन बॉडी। और इन दोनों को मिला के, मतलब एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स को मिला के ही हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, एलिमेंट्री कैनाल को और इसको। तो इससे पहले ये स्टेप्स देख लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप इज द इंजेशन। इसको हमने डिस्कस कर लिया था, द प्रोसेस थ्रू विच वी इनटेक द फूड। फिर इंजेशन के बाद आता है डाइजेशन, फूड को डाइजेस्ट किया जाएगा। डाइजेशन के बाद आता है एब्जॉर्प्शन, फूड को एब्जॉर्ब किया जाएगा। एब्जॉर्प्शन के बाद आता है एसिमिलेशन, उसको उसके एनर्जी जो उससे फूड से एनर्जी लेनी है वो ली जाएगी। और लास्ट में आता है इजेशन, जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो ये टोटल 5 स्टेप्स हैं जो हम ह्यूमन डाइजेशन के अंदर स्टडी करेंगे। तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। सभी बच्चे इस डायग्राम को ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर ले। ये बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, एग्जाम्स में बार बार पूछा जाता है। तो आइए इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है इसमें हमने देखा था कि दो पार्ट्स हैं, एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो माउथ से लेके एनस तक का जो पार्ट है, एक बार डायग्राम में आप दोबारा देख लीजिए। माउथ टू एनस का जो पार्ट है दैट इज द एलिमेंट्री कैनाल। ये जो पूरा पैसेज है इसको बोलते हैं। तो इस पैसेज के डिफरेंट कंपार्टमेंट में फूड डाइजेस्ट होते चला जाता है। तो इसके जो पार्ट्स हैं वो है बक्कल कैविटी माउथ के अंदर, फिर फूड पाइप, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन, फिर लास्ट में है एनस। तो इस पूरे पार्ट को हम डाइजेस्टिव ट्रैक बोलते हैं। डाइजेस्टिव ग्लैंड लीवर, पेनक्रियाज और स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं। अब हम देखते हैं एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स में फूड के साथ क्या होता है, वो हम स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है माउथ एंड बक्कल कैविटी। इसमें हम टीथ, टंग एंड स्लाइवरी ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे। तो फूड को माउथ के थ्रू इनटेक किया जाता है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इंजेशन बोलते हैं। तो जो टीथ होते हैं, टीथ क्या करते हैं? फूड को चबाने का काम करते हैं और उसको स्मॉलर पीसेस में तोड़ देते हैं। फिर जो माउथ के अंदर स्लाइवरी ग्लैंड्स होती हैं वो स्लाइवा स्क्रीट करती हैं, और स्लाइवा फूड में जो स्टार्च होती है उसको सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन कर देता है। और जो टंग होती है फूड के साथ स्लाइवा को मिक्स करती है और फूड को स्वलो करने में, निगलने में हेल्प करती है। फिर इसके बाद जो फूड होता है मतलब अभी कंप्लीट डाइजेस्ट तो नहीं हुआ है, पार्शली डाइजेस्टेड जो फूड होता है उसको ईजोफेगस में, फूड पाइप में पास कर दिया जाता है। तो टीथ का क्या रोल है, टंग का क्या रोल है और सलाइवरी ग्लैंड्स का क्या रोल है, ये हमने इसमें देखा बक्कल कैविटी में। नेक्स्ट जो पार्ट आता है वह फूड पाइप एंड ईजोफेगस, या इसको ईजोफेगस भी बोलते हैं। जो फूड पाइप है वो नेक रीजन से स्टार्ट होती है और चेस्ट रीजन तक जाती है। और इसका जो मेन फंक्शन है वो है जो फूड होता है उसको स्टमक तक पहुंचाना। डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये मूव करती है। तो इसके थ्रू जो फूड पाइप है वो माउथ से स्टमक में आ जाता है। डायग्राम में आप देख सकते हो। नेक्स्ट आपको बताया गया है जब हम खाना खाते हैं कई बार आपको हिकअप या हिचकी, वो कफ होने लग जाती है, चोकिंग फील होता है।
वो इस वजह से होता है कि नेक रीजन में जो फूड पाइप और विंड पाइप है दोनों बिल्कुल एडजेसेंट होती हैं, बिल्कुल साथ साथ होती हैं, क्लोज होती हैं। तो जब हम खाना swallow करते हैं तो एक फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वाल्व होता है जिसको एपिग्लोटिस बोलते हैं, वो विंड पाइप को बंद कर देता है ताकि फूड विंड पाइप में एंटर ना करे, फूड पाइप में जाए। तो जब हम बोलते हैं या हंसते हैं खाना खाते टाइम तो वो एपिग्लोटिस खुल जाता है, ओपन हो जाता है, और फूड कहाँ एंटर करना शुरू कर देता है, विंड पाइप में, जिसकी वजह से आपको चोकिंग फील होता है, हिचकी आने आती है या खांसी होने लग जाती है। तो इसलिए आपको बताया जाता है खाना खाते टाइम आपको बोलना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए, ताकि आपका जो फूड है फूड पाइप में ही जाए, विंड पाइप में एंटर ना करे, आपको हिकअप ना आए। तो आई थिंक ये क्लियर है आपको कि क्यों आपको खाना खाते टाइम बोलना नहीं चाहिए, हंसना नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो पार्ट आता है फिर वो है हमारा स्टमक। स्टमक इज़ द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। जो स्टमक होता है वो फूड पाइप से फूड को रिसीव करेगा, और इसका जो अदर पार्ट है दैट इज़ कनेक्टेड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक की जो इनर लाइनिंग है वो तीन चीज़ें सक्रीट करती है, म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl जिसको बोलते हैं, डाइजेस्टिव जूसेस। म्यूकस क्या करता है, स्टमक की इनर लाइनिंग को प्रोटेक्ट करेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसके दो मेन फंक्शन है, एक तो जो फूड के थ्रू माइक्रोब्स या बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं उनको किल करेगा। इसके अलावा स्टमक के अंदर एसिडिक मीडियम क्रिएट करता है ताकि डाइजेस्टिव जूसेस अपना काम कर सकें। और जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो स्टमक के अंदर प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करते हैं, मतलब प्रोटीन्स को सिंपलर सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन करने का काम करते हैं। तो ये रोल था स्टमक का। स्टमक की वर्किंग से रिलेटेड आपको एक स्टोरी है वो बताई गई है कि कैसे एक स्ट्रेंज एक्सीडेंट हुआ था। 1822 में एक एलेक्स मार्टिन नाम के आदमी को गोली लगी थी चेस्ट से थोड़ा नीचे, जो आप डायग्राम में देख सकते हो। तो उसको अमेरिकन आर्मी डॉक्टर विलियम ब्यूमोंट के पास लेके आया गया। तो डॉक्टर ने पेशेंट को बचा तो लिया, लेकिन उस होल को प्रॉपरली वो क्लोज नहीं कर पाए डॉक्टर, उसको बैंडेज लगा के छोड़ दिया। तो ब्यूमोंट जो डॉक्टर थे उनको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली स्टडी करने के लिए कि स्टमक के अंदर कैसे डाइजेशन होती है। उन्होंने देखा कि स्टमक के अंदर चर्निंग ऑफ फूड हो रही है, होल से वो ऑब्जर्व कर रहे थे कैसे डाइजेस्टिव जूस रिलीज हो रही है और कैसे स्टमक के अंदर फूड डाइजेस्ट हो रहा है, और डाइजेशन जब कंप्लीट हो जाती है तो कैसे वो फूड है स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि किसी उसको आदमी को गोली लगी, उस पेशेंट के थ्रू उस डॉक्टर ने स्टमक के अंदर जो वर्किंग है कैसे फूड डाइजेस्ट होता है उसको स्टडी किया। तो आई होप आई एम क्लियर टू ऑल। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन हाईली कोइल्ड पार्ट होता है, मतलब हमारी एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, लगभग 7.5 मीटर लॉन्ग है। और जो इनर लाइनिंग होती है इंटेस्टाइन की वो कुछ डाइजेस्टिव जूस रिलीज करती है, और वो जूस लीवर के और पेनक्रियाटिक जूस के साथ मिक्स हो जाता है, और फिर ये जूस कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को और प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। कंप्लीट जो डाइजेशन है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाती है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि डाइजेशन कहाँ पे होती है कंप्लीट, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। नेक्स्ट ये डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है, लीवर है, लार्जेस्ट ग्लैंड्स है हमारी बॉडी में, रेडिश ब्राउन कलर की होती है, बाइल जूस सक्रीट करती है, और बाइल जूस को गोल ब्लैडर स्टोर कर लेता है। तो जो हमारे फूड में फैट्स होते हैं उसको डाइजेस्ट करने का ये काम करता है। पैनक्रियाज बिल्कुल स्टमक के बिल्कुल नीचे होती है, क्रीम कलर्ड की ग्लैंड होती है, पैनक्रियाटिक जूस रिलीज करती है, और ये पैनक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट्स को, फैट्स को, प्रोटीन्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम करता है। इसके अलावा सलाइवरी ग्लैंड्स थी वो माउथ में होती है, बक्कल कैविटी में, उसका फंक्शन हमने देख लिया था। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट इज द एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप आता है एब्जॉर्प्शन। स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर पार्ट है उसमें थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिनको हम विलाई बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, विलाई के फंक्शन आपसे पूछे जाते हैं। तो विलाई क्या करती हैं, दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, मतलब सरफेस एरिया बढ़ा देती हैं जिससे फूड को एब्जॉर्ब करना ईजी हो जाता है।
और जो एब्जॉर्प्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या हो जाएगी फिर, द प्रोसेस बाय विच द डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड इन द ब्लड वेसल फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन इज कॉल्ड द एब्जॉर्प्शन। अब एब्जॉर्प्शन होगी, एब्जॉर्प्शन के बाद ब्लड वेसल उस फूड को एब्जॉर्ब करके डिफरेंट ऑर्गन तक पहुंचा देते हैं, और जो ऑर्गन्स हैं उस एब्जॉर्ब फूड से एनर्जी ले लेते हैं, उसको यूटिलाइज कर लेते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। मतलब यूटिलाइजेशन ऑफ एब्जॉर्ब फूड टू टेक द एनर्जी, मतलब जो उससे एनर्जी लेनी है वो ले लेते हैं, इसको एसिमिलेशन। तो आई थिंक ये दोनों एब्जॉर्प्शन एंड एसिमिलेशन आपको क्लियर है। सो नेक्स्ट पार्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट स्मॉल इंटेस्टाइन से फिर फूड पास कहाँ होगा, लार्ज इंटेस्टाइन में जो फूड है वो पास हो जाएगा, क्योंकि डाइजेशन तो हो चुकी थी, जो ये फूड यहाँ पे आएगा वो अनडाइजेस्टेड फूड होगा। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से वाइडर होगा, मतलब डायमीटर उसका ज़्यादा होगा, बट लेंथ में छोटी होगी, लगभग 1.5 मीटर लॉन्ग होती है। और इसका जो मेन फंक्शन है, अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को और सोल्ट्स को एब्जॉर्ब करना है, मतलब रीअब्जॉर्प्शन होती है कि उसमें कोई वाटर या सोल्ट बच तो नहीं गया, उसको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। जो बाकी का जो अनडाइजेस्टेड फूड है फिर उसको रेक्टम में स्टोर कर लिया जाता है। रेक्टम कुछ टाइम के लिए उसको अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करके रखता है। तो नेक्स्ट पार्ट, फिर लास्ट पार्ट आता है एनस। रेक्टम जब उसको फूड को स्टोर कर लेता है, जब रेक्टम फुल हो जाता है तो टाइम टू टाइम जो फीकल मैटर है, अनडाइजेस्टेड फूड है, उसको बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। और इसी प्रोसेस को थ्रू विच द वेस्ट या अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड द इजेशन। तो ये आपका कंप्लीट डाइजेशन था ह्यूमन का जो आपने पढ़ा। तो आई थिंक अब आपको ये पांचों स्टेप्स, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ये क्लियर है। ये डायग्राम आप अपना प्रैक्टिस कर ले, अच्छे से ड्रॉ करके देख लें। और अगर इस टॉपिक में आपको कोई भी डाउट हो, आप व्हाट्सएप से या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।